आज हम एक अहम टॉपिक पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की वो मुश्किलात जो बेफस से ही पेश आई। इस न्यूली बॉर्न स्टेट पाकिस्तान ने इन मुश्किलात को कैसे फेस किया, पाकिस्तान की न्यूली बॉर्न स्टेट इन मुश्किलात से कैसे नबूत आजमा हुई, आज के हमारे टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं रेड कलर अवार्ड की नाइंसाफी। तो डियर स्टूडेंट्स, हु वाज रेड कलर? रेड कलर कौन था? सबसे पहली बात होगी, रेड कलर एक बरतानवी वकील था जिसके ज़िम्मा ये काम लगाया गया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डिवीज़न होनी है और इस डिवीज़न में एक कमीशन बनेगा। कमीशन में 2 जज साहिबान का ताल्लुक कांग्रेस और 2 जज साहिबान का ताल्लुक मुस्लिम लीग से होगा। तो इस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो रेड कलर साहब होंगे। बात तय पा गई। 3 जून 1947 के मंसूबा के तहत पंजाब को और सूबा बंगाल को तकसीम करना था। बाकी सूबों का फैसला तो बड़ा क्लियर सा था कि सिंध मुस्लिम अक्सरियती आबादी का इलाका है, पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। KPK जो है उसमें रेफरेंडम करवाया जाए। बलूचिस्तान जो है उसकी कोयटा म्यूनसिपैलिटी उसका फैसला करेगी और शाही जरगा फैसला करेगा। जबकि दूसरे सूबे थे, पहाड़ था, उड़ीसा था, यूपी, CP, ये सारे सूबे हिंदू अक्सरियती आबादी के सूबे थे, इनको हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। अब मसला है पंजाब और बंगाल का। दोनों बड़े सूबे थे, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी खासे बड़े सूबे थे। तो ये फैसला किया गया कि कमीशन पंजाब पे बनेगा और कमीशन बंगाल पे बनेगा और वो फैसला करेगा। अब पंजाब की बारी आती है तो पंजाब में मुस्लिम अक्सरियती आबादी के बहुत सारे इलाकों को, जिनमें आप कह सकते हैं हमारा फिरोजपुर, पठानकोट, बटाला, अमृतसर और जलंधर, ये इलाका जात पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए थे, लेकिन इन इलाका जात को हिंदुस्तान में इस कमीशन की नाइंसाफी की वजह से शामिल कर दिया गया। और इसको हिंदुस्तान में शामिल करने की वजह क्या थी कि अगर पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला ये इलाके हिंदुस्तान के पास नहीं आते तो हिंदुस्तान के पास कश्मीर में मुदाखलत के लिए कोई रास्ता नहीं है। यूँ समझिएगा कि तनाज़ा कश्मीर एक सोची समझी साजिश था जिसके तहत हिंदुस्तान को कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता मुहैया किया गया। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं बंगाल को, तो बंगाल में भी बिल्कुल ऐसे ही हमें नज़र आता है कि ज़िला सरहद असम का ज़िला सरहद था, वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी का ज़िला था, उसको शामिल होना था बंगाल के साथ। मुस्लिम लीगी मुसलमानों का जो बंगाल था, या आप उसको मगरबी बंगाल कह सकते हैं, उसमें शामिल होना था। तो सरहद के साथ साथ और बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती आबादी के इलाके, जिनमें एक इलाका मैं और बता सकता हूँ कि मुर्शिदाबाद है, बहुत अहम इलाका था, मुस्लिम अक्सरियती आबादी का इलाका था, उसको भी हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। और यूँ कहें कि जी रेड कलर अवार्ड की नाइंसाफी ने टूटा फूटा पाकिस्तान हमें दिया, जिसका बाद में रेड कलर के पर्सनल सेक्रेटरी ने इतराफ़ भी किया कि बहुत सारे मुस्लिम अक्सरियती आबादी के इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल करके पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की।
पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ी है जिसने मसला कश्मीर को शुरू दिन से ही हमारे लिए मतमौला हैसियत दे दी। और 1965 की जंग, 1948 की जंग, 1973 की जंग, कारगिल वार, और फिर अब आपने रिसेंटली देखा पुलवामा का वाक़या हुआ। तो ये सारे वाक़यात के अगर हम देखते हैं तो कड़ी कश्मीर से जा रही है। तो कश्मीर का तनाज़ा अब पैदा किया गया, किसने पैदा किया? बिल्कुल साफ वाज़ेह नज़र आता है। रेड क्लिफ ने ऐसा क्यों किया? रेड क्लिफ ने ऐसा माउंटबेटन के कहने पे किया, और माउंटबेटन उस वक्त वायसराय हिंद था। माउंटबेटन की जो मिसेज हैं उनके ताल्लुकात थे, पर्सनल ताल्लुकात, ज़ाती ताल्लुकात पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिसेज के साथ, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ वायसराय साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो यूँ जनाब ये तनाज़ा जो रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ियाँ इन्होंने तनाज़ा कश्मीर पे खड़ा किया, पाकिस्तान को बहुत सारे इलाकों से महरूम किया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि माधोपुर हेडवर्क्स वो भी पाकिस्तान में आता था, फिरोजपुर हेडवर्क्स वो भी पाकिस्तान में आता था। यूँ पाकिस्तान को रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ी के साथ पानी की अजीम नेमत से महरूम करके बलूचिस्तान और सिंध के, पंजाब के बहुत सारे इलाकों को पानी से महरूम। हमारा दूसरा पॉइंट आता है इंतज़ामी मुश्किलात। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए इंतज़ामिया का किरदार अहम होता है। इंतज़ामिया वो मशीनरी होती है जिसने जो हर वक्त मुतहर्रिक रहती है, जिसके मुतहर्रिक ना होने से कौमें और मुल्क तबाह हो जाते हैं। मुल्कों की माशियत का, मुल्कों की इकोनॉमी का पहिया रुक जाता है। अदलिया ने फैसले देने होते हैं, हुकूमत ने फैसले करने होते हैं, जबकि इंतज़ामिया ने उन फैसलों पर अमल दरामद करवाना होता है। अगर अमल दरामद करवाने वाले लोग ना काम करें, अमल दरामद कराने वाले लोग ना हों, तो फिर समझ लीजिए उस मुल्क का, उस कौम का फिर बुरा ही हाल। तो जब ये वतन अजीज़ पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक्त समझ लीजिए जनाब कि हमारे पास दफातर नहीं थे, हमारे पास अपना स्टेट बैंक नहीं था, कोई हमारा नेशनल बैंक नहीं था। बैंक ऑफ इंडिया को, हिंदुस्तान को दोनों ममालिक ने इस्तेमाल किया, लेकिन वो पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता था, वो पाकिस्तान के मफादात पूरे नहीं कर सकता था। उसको हिंदुस्तान के मफादात के साथ दिलचस्पी थी। फिर दारुल-हुकूमत कराची को बनाया गया। हमारे पास बिल्डिंग्स नहीं थी, सरकारी दफातर के लिए इमारतें नहीं थी, तो उस वक्त दफ्तर क्रिएट किए गए, इमारतें ली गई, कुछ रेंट पे ली गई, कुछ बनाई गई। फिर मुल्क का बाकी इंतज़ामी चीज़ें थी, पंजाब था, सिंध था, के पी के सूबा सदर था, बलूचिस्तान था। तो इन इलाक़ाजात में हमारे पास पहली बात तो ये है कि दफातर नहीं थे, अमला नहीं था। अगर दफातर थे तो अब वो खाली पड़े थे, अमला जो है वो हिंदू था, वो यहाँ से माइग्रेट करके हिंदुस्तान चला गया। फर्नीचर नहीं था, समवेयर सम टाइम क्या करना पड़ा कि हमारे लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को खुले आसमान तले शामियाने लगाकर दफातर का काम चलाना पड़ा। कभी किसी के ड्राइंग रूम रेंट पे लेने पड़े। हमारे उस वक्त के अफसरान ने, हमारे उस वक्त के इंतज़ामिया के लोगों ने कमाल जानसारी से काम किया। अब पास जगह पे तो यूँ होता था कि थैला, एक थैले में अपने रजिस्टर्स, अपने पेन, अपनी चीज़ें डाल के हमारे अफसरान लेके आते थे।
और काम किया दिन भर, दरख्त के नीचे बैठकर, चेयर किसी के घर में पड़ी है, टेबल किसी के घर में पड़ा है, वो लिया, लेके सारा दिन बैठ के काम किया, शाम को वक्त जाते वक्त वो टेबल चेयर उनके घर रख कर गए और अपना जो है वो थैला, कपड़े का थैला, बैग वो अपना उठा के घर गए और यूँ इंतज़ामी मुश्किलात पर काम किया। और दूसरी बड़ी बात ये थी कि हमारे पास जो अमला था, ये तो बैकवर्ड एरियाज थे, पंजाब था, KPK था, बलूचिस्तान था या सिंध के इलाकाजात थे, बैकवर्ड एरियाज थे। तो यहाँ पे जितने अफसरान थे वो हिंदू थे, ये कह सकते हैं 90% लोग अफसरान का ताल्लुक हिंदू बात से। और जो मुसलमान पढ़े लिखे थे उन्होंने माइग्रेट करके आना था हिंदुस्तान से पाकिस्तान। अब शोरश थी, खतरा था, रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था। तो इन हालात में फैसला ये किया गया टाटा एयरवेज इसकी खिदमत हासिल कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद फिर हमारा ये जो हमला है, हमारे सिविल अफसरान जो हैं इनको टाटा एयरवेज की खिदमत हासिल करके पाकिस्तान लाया गया और फिर नए खेप जो है वो तैयार की गई और इन पाकिस्तान की इंतज़ामी मुश्किलात पर काबू पाया। इसके बाद आता है जी मुहाजिरीन की आमद। दुनिया ने इससे पहले कभी इतनी बड़ी हिजरत नहीं देखी और आज भी शायद आज तक इंसानी तारीख ने इंसानों की इतनी बड़ी हिजरत नहीं देखी। 55 लाख रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, जबकि बहुत सारे मुहाजिरीन ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो वो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। अब उन मुहाजिरीन के लिए बहुत सारे मसाइल थे। पहली बात तो ये कि रास्ते में हिंदुओं और सिखों ने उनके साथ जुल्म किया, ज़्यादतियाँ की, बहुत सारे लोगों को रास्ते में कत्ल कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे पहुँचे जो शदीद जख्मी थे, ऊपर से बरसात का मौसम था। इन हालात में बीमारियां फैलने का बड़ा खदशा था। मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए जगह नहीं थी, मुहाजिरीन को रहाइश देने के लिए घर नहीं थे। अब क्या किया जाए, मसाइल खड़े हो गए। तो जनाब इन मुहाजिरीन को स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ठहराया गया, इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, इनके लिए मेडिसिन का बंदोबस्त किया गया, इनके लिए बिस्तर का बंदोबस्त किया गया। इन्हीं हालात में सैलाब की तबाहकारियों का भी इस न्यूली बॉर्न स्टेट पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। तो इतनी बड़ी मुहाजिरीन की तादाद को जो है आबाद करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन जब जज्बे सलामत हों, जब नीयत साफ हो, जब तकवा अल्लाह पर हो, जब भरोसा अल्लाह पर हो, तो फिर बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो भी छोटे बड़े बड़े मसाइल में हल हो जाते। फिर देखें हमारी लीडरशिप का किरदार। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शदीद अलील थे उन दिनों, जब मुहाजिरीन की हालत के बाद हालत ज़ार के बारे में उनको पता चलता, अफसरदा हो जाते, परेशान हो जाते। कराची जो उस वक्त दारुल था, कराची से खुद को लाहौर शिफ्ट किया। लियाकत अली खान से कहा कि ज़ाती तौर पर मुहाजिरीन की आबादकारी में दिलचस्पी लें और खुद रात तक ब्रीफिंग लेते कि मुहाजिरीन को कहाँ आबाद किया जा रहा है, कितनी तादाद में मुहाजिरीन आ गए हैं, कितनी तादाद में मुहाजिरीन अभी भी हिंदुस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान लाना है, उनको महफूज तरीके से लाया जाए, इनके मुहाजिरीन के खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, मुहाजिरीन की मेडिसिन का बंदोबस्त किया जाए। और फिर मैंने कहा ना कि जब लीडरशिप ईमानदार हो, जब जज्बा कुछ कर गुजरने का हो, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपने मुहाजिर भाइयों को जो उधर से लुटे पिटे आए ना, उनको सीने से लगाया, उनको अपना बनाया, उनको अपने घर दिए, उनको कारोबार दिए। और यूँ एक बहुत बड़ा जो मसला था उसको हमारे जज्बे ने,
हमारे इसार ने, हमारी ईमानदारी ने, हमारी सिंसियरिटी ने हल कर दिया। और यूं समझ लीजिए कि हिजरत मदीना की याद ताज़ा कर दी हमारे मुसलमान मुहाजिरीन। इसके बाद आता है जी असासों की तकसीम। जब असासों की तकसीम की बारी आती है ना, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती है। 64% और 36% के हिसाब से साजात की तकसीम होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से 4 बिलियन 4 अरब में से पाकिस्तान को सिर्फ 75 करोड़ रुपया मिलता है। ये पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती, और वो भी बर वक्त अदा नहीं किए जाते। आज भी हिंदुस्तान के ज़िम्मे पाकिस्तान के कुछ जो है 5 मिलियन रुपये, यानी 50 लाख रुपए आज भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का अदा किया। 20 मिलियन 200 मिलियन फौरी अदा कर दिया, 500 मिलियन अदा करने से इनकार कर दिया। क्यों? कश्मीर से दस्तबरदारी का पाकिस्तान ऐलान करे, बाकी पैसे भी अदा कर। पाकिस्तान ने कश्मीर से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। आलमी ज़मीर को झंझोड़ा। उस वक्त गांधी साहब, करमचंद लाल गांधी जिंदा थे। करमचंद लाल गांधी ने मरण भर्त रख लिया, रोजा रख लिया कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के पैसे अदा नहीं करेगा, मैं वो रोजा नहीं इफ्तार करूंगा, मैं कुछ खाऊं पीऊंगा नहीं। मरण भर्त रख लिया। देन जाकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का 500 मिलियन मजीद अदा कर, 50 मिलियन अभी भी अदा नहीं किया। अच्छा, तो इस हवाला से एक और बात, इंडियन लाइब्रेरी जिसमें मुसलमानों की शानदार रवायात की किताबें आज भी मौजूद हैं, लेकिन अफसोस कि उसके बारे में आज तक फैसला नहीं हो सका। 73 साल हो गए हैं, वो उसी तरह लॉक पड़ी है, बंद पड़ी है। पता नहीं अब किताबों के साथ अंदर क्या हासिल है। इसके बाद आता है जी फौजी असासाजात की तकसीम। अगर हम फौजी असासाजात को देखते हैं, ये भी हिस्सा 36% और 40% आता है। आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थीं, यानी कि 16 साज फैक्ट्रियाँ थीं। उनमें से एक भी पाकिस्तान के इलाका जात में ना, एक सिंगल वन भी नहीं पाकिस्तान के इलाका जात। फैसला ये हुआ कि 36% और 64% के हिसाब से तकसीम किया जाए। हिंदुस्तान फैक्ट्रियों को तो गजा उनका एक पुर्जा तक पाकिस्तान को देने के लिए तैयार ना था, बल आखिर पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपया अदा कर दिया गया, यानी कि आज का 6 करोड़ रुपया जो है पाकिस्तान को अदा कर दिया गया कि आप असला साज फैक्ट्री। फिर फौज की तकसीम थी, आखिरी वक्त तक फौज को तकसीम ना किया गया। इंडियन फौज के जो चीफ थे वो फौज तकसीम नहीं करना चाहते थे। एट द एंड फैसला ये हुआ कि जो मुसलमान फौजी हैं वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएं और जो हिंदू फौजी हैं वो हिंदुस्तान की तरफ आ जाएं, और यूं नहते अफवाज पाकिस्तान फौजियों को अफवाज पाकिस्तान की तरफ भिजवा दिया गया कि आप पाकिस्तानी फौज का हिस्सा। इसके बाद जी दरियाई पानी का मसला आता है। दरियाई पानी का मसला देखें, पानी जिंदगी है,
सबसे बड़ा मसला आज के दौर में अगर देखा जाए तो वो पानी है। और ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में पानी से हमारी जमीन, हिंदुस्तान बहुत सारे डैम्स बना चुका है, मुतनादा डैम्स बना चुका है, और हम इस मामले में अभी बहुत पीछे हैं। मैंने कहा, पहले बताया कि माधोपुर हेडवर्क्स पाकिस्तान के हिस्से में आता था, फिरोजपुर हेडवर्क्स पाकिस्तान के हिस्से में आता था, लेकिन इन दोनों हेडवर्क्स को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। सारा पानी बर्रे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो कश्मीर से आता था, कश्मीर में हिंदुस्तान को मुदाखलत का मौका दे दिया गया। पाकिस्तान तो भी बना था, लुटे पिटे लोग आए थे, इंतज़ामी मशीनरी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी। ये समझने के बेसरो समानी के आलम में हम इधर आए हैं। हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बना। तो कश्मीर पर जंग छिड़ी, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा कर लिया, इस वजह से दरियाई पानी का तनाज़ा कर 1960 में पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके बंजर होने का खदशा पैदा हो गया। बहावलपुर है, हैदराबाद है, और बलूचिस्तान के कुछ एरियाजात थे, रहीम यार खान के एरियाजात। तो यहाँ पे जो पानी आता था वो माधोपुर हेडवर्क्स और फिरोजपुर हेडवर्क्स से रहा करते थे। अब वो नहरें खुश हो गई। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने, आलमी बैंक ने मुआहदा सिंतास के तहत दोनों ममालिक के माबाइन मुफाहमत करवाई। उस मुफाहमत के नतीजा में 3 दरियाओं सिंध, चिनाब और झेलम पर पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया। 3 दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास पर हिंदुस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया कि हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत का पानी इस्तेमाल करेगा, बाकी पानी पाकिस्तान में आने देगा। इंटरनेशनल रूल है, बैनुल-अक़वामी असूल है कि अगर एक दरिया 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक से गुजरते हैं तो उन ममालिक को ये हक हासिल नहीं है कि वो उस दरिया का रुख बदलें। हाँ, उस दरिया का पानी जायज़ तरीके से इस्तेमाल करने की उनको इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान अपनी मर्ज़ी से आज दरियाओं का पानी का रुख भी बदलता है, दरियाओं पे डैम भी बनाता है। लेकिन यहाँ पे ये कहेंगे कि शायद हमारी कमज़ोरी है। तो फिर पाकिस्तान में मंगला डैम और तरबीला डैम और फिर हेडवर्क्स और राब्ता नहरों के लिए हमें वर्ल्ड बैंक ने माली इमदाद मुहैया की, जिसे पाकिस्तान ने अपनी जो है पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डैम्स बनाए और नहरें बनाई, हेडवर्क्स बनाए। इसके बाद हमारा अगला आता है जी रियासतों का तनाज़ा। रियासतों का तनाज़ा एक और अहम बात है जी। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 600 से ज़ायद रियासतें, छोटी छोटी रियासतें, जिन पे नवाब राजे और महाराजे हुकूमत करते थे, उनके बारे में ये फैसला किया गया कि जो रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहें पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, जो रियासतें हिंदुस्तान में शामिल होना चाहें वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, जो रियासतें आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रखना चाहती हैं उनको इजाज़त है कि वो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार रखें। सबसे पहली बात मैं करूँगा रियासत हैदराबाद दक्कन। रियासत हैदराबाद दक्कन जो है, यहाँ का जो बादशाह है, नवाब है, निज़ाम मुल्क मुसलमान, वो हैदराबाद दक्कन को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था, लेकिन समझदार आदमी था। जोग्राफियाई अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए उसने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। हिंदुस्तान ने 11 सितंबर 1948 को जिस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फौत हुए, उस दिन रियासत हैदराबाद दक्कन पर फौज कशी करके कब्जा कर लिया। रियासत जूनागढ़ मुनावदर की बात है,
ये रियासतें कराची से बिल्कुल करीब है, 400 किलोमीटर के फासले पे हैं। ये रियासतें पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इन रियासतों पर हमला करके इन रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल किया। इसके बाद बारी आती है कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये फैसला किया गया कि वहां पे इस्तिस्वाबे राय होगा, लेकिन हिंदुस्तान ने फौरन वहां पर अपनी अफवाज दाखिल कर दी। उन अफवाज के दाखिल करने का नतीजा ये हुआ कि कश्मीरी लोग तो एक मुद्दत से स्ट्रगल करते आ रहे थे। उनकी स्ट्रगल सालों पे मुहित है, कई सालों से वो स्ट्रगल कर रहे थे। 18वीं सदी से वो स्ट्रगल करते आ रहे थे, और फिर बरतानिया के अफवाज में भी कश्मीर के लोग शामिल थे। वो सारे लोग कश्मीर में थे। उन्होंने भारतीय फौज के साथ अच्छी खासी टक्कर ली और उनके छक्के छुड़ाए, जिसके नतीजा में आज़ाद कश्मीर के इलाका पर कब्जा हो गया। मुसलमान मुजाहिदीन ने आज़ाद कश्मीर का इलाका जो हिंदुस्तान से छीन लिया। हिंदुस्तान 1948 में भागा भागा पीटता रोता यूएनओ जाता है कि जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, पाकिस्तान ने हमारे साथ वो कर। यूएनओ इस पे एक्शन लेता है। 1 जनवरी 1948 दोनों ममालिक के माबाइन जंगबंदी अमल में आ जाती है, और फैसला ये होता है कि जिस जगह पर पाकिस्तान की फौज मौजूद है पाकिस्तान की रहेगी, जहाँ पर हिंदुस्तान की फौज मौजूद है हिंदुस्तान की रहेगी। यूएनओ अपना वफद बनाएगा और यूएनओ का वफद वहाँ पे रेफरेंडम कराएगा, और उस रेफरेंडम के नतीजा में अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला करता है तो कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा, और अगर हिंदुस्तान में कश्मीर शामिल होने का कश्मीरी फैसला करते हैं तो कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, यूएनओ आज तक उस पर रेफरेंडम नहीं हुआ, क्योंकि यूएनओ को भी और भारत को भी पता है कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी गली गली कूचा कूचा नगर नगर में कश्मीर की आज़ादी के नारे गूंजते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो आज़ाद कश्मीर है उसके लोग आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगियों से खुश हैं। अगर आज रेफरेंडम होता है तो उस रेफरेंडम की सूरत में हिंदुस्तान को 10% वोट नहीं मिलेगा, 90% जो है पाकिस्तान की फेवर में है। इसलिए आज तक वहाँ पे रेफरेंडम नहीं होने दिया गया, और दुनिया का अमन जो है वो शायद कश्मीर से मुंसलिक। वैसे 1948, 1965, 71, कारगिल, पुलवामा का वाक़या जैसे वाक़यात और जंगें इसी तनाज़ुर में लड़ी गई, ये सब कुछ इसी तनाज़ुर में हुआ। और आज दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। जंग छोटी चीज़ नहीं है, जंग का सिर्फ नाम सुना। अगर जंग होती है तो ये एटमी जंग हो, और एटमी जंग में लाखों, शायद कह रहे हैं करोड़ों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग, और सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान और भारत को नहीं भुगतना पड़ेंगे, उस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया को, सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक है, आज का ये जो आर्टिकल है पाकिस्तान और उसकी इब्तदाई मुश्किलात, ये ख़त्म।